हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को हम पढ़ेंगे आज। कैसे जब हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और एनर्जी कैसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं और उनके मूवमेंट से कुछ एनर्जी एमिट होती है और वही एनर्जी हमें मिलती है स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। मतलब अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक, और उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये या तो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं या इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं। जब ये मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से कुछ एनर्जी एमिट होती है। क्या होती है? कुछ एनर्जी का एमिशन होता है और इस एनर्जी के एमिशन की वजह से कुछ स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं। क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम। ठीक, आज हम इसी की स्टडी करेंगे और ये होगा सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो बोर का एटॉमिक मॉडल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उस बोर के एटॉमिक मॉडल में स्पेक्ट्रम की बात की गई थी, पर वो कैसा स्पेक्ट्रम था? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। बट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम यहां नहीं आता है, यहां आता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, तो उसी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को हम यहां पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो पहले देखते हैं कि लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है क्या। व्हेन अ गैसियस फेज ऑफ एन एलिमेंट, जब किसी भी एलिमेंट की गैसियस फेज, गैसीय अवस्था of an element heated, the light spectrum of a fixed wavelength, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक शेल के लिए एक फिक्स्ड वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, हैज बीन एमिटेड। दिस एमिशन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। यही एमिशन क्या कहलाता है? आपका स्पेक्ट्रम। और ये किससे ऑब्जर्व किया जाता है? आपका स्पेक्ट्रोस्कोप से। क्लियर? अब जो एमिशन होता है, यहां पर एनर्जी का एमिशन होगा, उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो उसके लिए कुछ सीरीज है। सबसे पहली सीरीज होती है लाइमन सीरीज, दूसरी है बालमन सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और परफन। ये 5 सीरीज है। हर सीरीज की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। यहां पर लाइमन सीरीज के लिए देखें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन एन इनफाइनाइट से जंप करता है N1 शेल में। N इनफाइनाइट मतलब N2 टू इनफाइनाइट। यदि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है और सेकंड शेल से उसे फर्स्ट शेल में जंप करना है, क्लियर, तो वो किसके अंदर आएगा? लाइमन सीरीज के अंदर। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन N3 या N इनफाइनाइट किसी भी ऑर्बिट में है और वहां से उसे N2 शेल में जंप करना है, तो वो आएगा बालमन सीरीज। इसी तरह पास्चन सीरीज है, N4 से N इनफाइनाइट तक के किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अगर N3 शेल में आता है तो वो कहलाएगा आपका पास्चन सीरीज। ब्रैकेट में N5 से N इनफाइनाइट के बीच में जितने भी ऑर्बिटल हैं, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है N4 में, तो वो आएगा ब्रैकेट सीरीज में। परफन के लिए N6 टू N इनफाइनाइट से जंप करे अगर इलेक्ट्रॉन N5 में, तो वो आएगा परफन सीरीज में। एमिशन समझ में आया? एमिशन क्या है? एनर्जी एमिशन कैसे होता है, स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, और उस स्पेक्ट्रम से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेल में जंप करेगा तो हर शेल के लिए एक सीरीज फिक्स है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और परफन। क्लियर हुआ? नोट? चलिए, इसी टेबल में एक और चीज और नोट करिए। ये तो हुआ सीरीज, ये हुआ इनका शेल, और इनसे कुछ फिक्स्ड स्पेक्ट्रम और मिलते हैं। उन स्पेक्ट्रम को भी यही नोट करेंगे। लाइमन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन N2 से N इनफाइनाइट के किसी भी ऑर्बिटल में अगर है
और उसे N1 ऑर्बिटल में आना है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम होता है हमारा अल्ट्रा वायलेट। कैसा होता है? अल्ट्रा वायलेट। बालमन सीरीज में यदि इलेक्ट्रॉन N3 से N इनफाइनाइट के बीच किसी भी ऑर्बिटल में है और उसे N2 में आना है, तो वो आता है विजिबल में। पास्टन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन N3 ऑर्बिटल में या N3 सब शेल में आता है, तो वो कहलाता है नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड। N4 में कहलाएगा ये फार इंफ्रारेड, और N5 में भी आता है फार इंफ्रारेड के अंदर। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कैसे मिलती है? एनर्जी के एमिशन से। एनर्जी एमिशन से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें स्पेक्ट्रम देती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और अगेन फार इंफ्रारेड। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब वन बाय वन हर एक सीरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइमन सीरीज। सबसे पहले आते हैं हम लाइमन सीरीज पर। सीरीज को लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होगा? हम कंडीशन ले लेते हैं इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स, इसमें N2 से N1 में जंप कर रहा है। क्लियर? हाइड्रोजन का एक एटम है और उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में, वो सेकंड शेल से जंप करेगा आपका फर्स्ट में, तो कुछ एनर्जी का एमिशन होगा। वही एनर्जी एमिशन यहां कैलकुलेट करनी है। तो N2 के लिए भी कुछ एनर्जी होगी, इसको ले लेते हैं E2, और N1 के लिए भी कुछ एनर्जी होगी, उसको लेते हैं हम E1। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, और E हमेशा E की जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? Hc अपॉन लैम्डा। ये भी एक फॉर्मूला है एनर्जी के लिए, तो इस E की जगह हम Hc अपॉन लैम्डा कर लें, इज इक्वल्स टू, हमने जब बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तब उसमें हमने कैलकुलेट की थी एनर्जीज, और टोटल एनर्जी हमारी उसमें कितनी आई थी? -13.6 Z स्क्वायर N स्क्वायर माइनस अगेन -13.6 Z स्क्वायर N स्क्वायर। क्लियर? अब यहां Hc अपॉन लैम्डा और यहां ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करें? अगर हम Hc अपॉन लैम्डा का राइट हैंड साइड में Hc या सिर्फ Hc का Hc डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑन RHS, राइट हैंड साइड पर हमने कर दिया इस तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा Hc अपॉन लैम्डा। अब यहां पर हमने Hc का इंटू करा और Hc से डिवाइड किया। क्लियर? तो बचा क्या अंदर? -13.6 Z स्क्वायर N स्क्वायर माइनस -13.6 Z स्क्वायर N स्क्वायर। क्लियर? अब इस Hc से ये Hc कैंसिल हुआ, यहां क्या बचा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू RHS में क्या बचेगा हमारे पास? Hc, H यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट और C होता है, C होगा यहां पर H प्लैंक्स कांस्टेंट और C वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट।
अब इस इक्वेशन से ये अंदर जो ब्रैकेट में है यहां से कॉमन लेंगे अगर, तो -13.6 जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड यहां पर किसके लिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, ये कॉमन आएगा अपॉन HC, यही होगा प्लस के 13.6, तो अंदर क्या बचेगा 1/N2 और ये N1 के लिए 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर, ये बचा अंदर। अब 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन HC बाय लेमडा, ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट। देखिए जेड यहां पर हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, तो जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1। H और C, जब HC और 13.6 इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यूज हमारी इक्वल आती हैं, एक कांस्टेंट होता है R, जिसको बोलते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, दैट इज 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। क्लियर? तो इस पूरी वैल्यू की जगह अगर हम R पुट कर दें और जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में N2 की वैल्यू क्या है 2, तो 1/4 माइनस N1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, क्या बचेगा 1/λ, तो 1/λ इज इक्वल्स टू R जेड स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके, 4 1 माइनस 3, इतना नीचे दिख रहा है, अभी एक लाइन और आ जाएगी, 1/λ इज इक्वल्स टू R जेड स्क्वायर माइनस 3/4, यही आएगा। आगे और कैलकुलेट किया, अब ये है 1/λ, क्या है ये 1/λ, हमें चाहिए लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 1/4 अपॉन -1, तो ये आएगा 3 माइनस 1 प्लस के 3/4, ये कैलकुलेट कर लेना अपने आप। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आएगा यहां पर 4/3 इंटू जेड का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और ये होगा 1 के बराबर, और R 1/R, 1/R की वैल्यू होगी यहां पर 911 एंगस्ट्रॉन, 911 एंगस्ट्रॉन। अब इसको हम अगर हम 912 लिख लें तो भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, होल नंबर ले लिया हमने, कैलकुलेशन में आसानी होगी, तो यहां हो जाएगा अगेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 912, तो यहां लैम्डा की वैल्यू इधर लिखते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 1/λ की वैल्यू 1/R की वैल्यू है, तो ऊपर 912, ठीक, 3 से काटेंगे इसे 304, तो ये 1216 एंगस्ट्रॉन यूनिट, ये आएगा लैम्डा। किसके लिए, ये वेवलेंथ आएगी 1216, जब इलेक्ट्रॉन N2 शेल से N1 शेल में जंप करता है। समझ में आया? दूसरा है लाइमन के बाद बालमन सीरीज, और बालमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन N3 से जंप करेगा N2 में। अभी हमने जब लाइमन सीरीज देखा था तब उसमें हमने लैम्डा कैलकुलेट किया था, और लैम्डा के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था 1/λ R जेड स्क्वायर 1/n, N3 लेंगे हम इस बार क्योंकि N3 से N2 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ?
तो 1/λ कितना आएगा, r z स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, n3 की वैल्यू 3, तो 3 3 is 9 माइनस 1/4, r 1 36 होगा, तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 9, तो r -5/36, यही 1/λ की वैल्यू, और हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा, तो 36/5 इंटू ये 1/r, और 1/r की वैल्यू क्या थी 1912, तो 36/5 इंटू 912 कैलकुलेट करें। इसको अगर कैलकुलेट किया तो यहां लैम्डा की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी N3 से N2 में 6552, इसके समथिंग ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई। ठीक, ये हुआ बालमन सीरीज के लिए। बालमन के बाद नेक्स्ट आते हैं पास्चन पे। यहां N4 से N3 में, N4 से N3 में n की वैल्यू चेंज करनी है सिर्फ, तो N4 का स्क्वायर अपॉन N3 का स्क्वायर, N4 का स्क्वायर 16, N3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम 144, तो यहां आएगा 9 माइनस 16, 1/λ, तो लैम्डा कितना आएगा 144/7 इंटू 912। अब आप लैम्डा की वैल्यू यहां इसको कैलकुलेट करके एंगस्ट्रॉन यूनिट में लिख ले। इसी तरह सारी ही सीरीज की लैम्डा की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएंगी, और लास्ट में हमारे पास सभी सीरीज का जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी। ठीक, तो हमने बालमन सीरीज, लाइमन, बालमर और पास्चन 3 सीरीज कर ली, 2 आप खुद से कैलकुलेट करिएगा। और इसको समराइज करने के लिए एक ये डायग्राम और है, इसको और बनाते हैं, फिर लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे। सपोज ये N1 शेल, ये N2, N3, N4, N5, N6, N7, और ये सपोज N इनफाइनाइट पर है। ठीक, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे। अब जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आता है या N3 से N1 में आता है, इस तरफ से बनाना शुरू करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में, N3 से N1, N4 से N1, N5, N6 अप टू N इनफाइनाइट से, तो ये कहलाती है हमारी लाइमन सीरीज। क्या कहलाती है? लाइमन सीरीज। और ये किस रेंज का स्पेक्ट्रम देती है हमें? अल्ट्रा वायलेट। कौन सा देती है? अल्ट्रा वायलेट। नेक्स्ट आते हैं N2 पर। यदि इलेक्ट्रॉन N3 से N2 में, N4 से N5, N6 अप टू N इनफाइनाइट से N2 शेल में आएगा, तो आएगा हमारा ये बाल्मर सीरीज, और ये होती है विजिबल रेंज में। इसमें होती है
विजिबल रेंज में। N3 में आएगा, अगर N4 से N3 में आया, N5 से N6, N7 अप टू N इनफाइनाइट तक, तो लाइमर, बालमन और ये पास्चन सीरीज ये होती है नियर इंफ्रारेड। क्या होती है ये? नियर इंफ्रारेड। N4 पर आते हैं, N5 से अगर N4 में आया, N6 से 7 और अप टू इनफाइनाइट, तो लाइमर, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, और ये होती है फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड। इसी तरह N5 में, किसमें से? N6, 7 अप टू इनफाइनाइट, तो लाइमर, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, और लास्ट में आती है हमारे पास बफर्ड सीरीज। ठीक, और ये भी होती है हमारी फार इंफ्रा रेड। क्या होगी? फार इंफ्रा रेड। ये है इसका स्पेक्ट्रम, और इसके साथ यहां पर हमने देखा सीरीज को कि कैसे कैसे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हमारे कौन कौन सी सीरीज आती है और कैसा कैसा हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।